तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 सेट्स मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो मिसलेनियस का हमारे पास पहला क्वेश्चन है। सेट ए है हमारे पास, जिसके अंदर x एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू R एंड x सेटिस्फाई द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। इट मीन्स इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो इस सेट के एलिमेंट है। इसका मतलब इसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो इसकी स्प्लिटिंग होगी 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 6, तो x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। एक तो x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 2 आई। तो सेट A है हमारे पास। इस सेट A में जो एलिमेंट है वो है हमारे पास 2 एंड 6। हमें ये देखना है कि 4 सेट हैं A, B, C और D। इन चारों सेट में कौन किसका सबसेट है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले A सेट से। A सेट में 2 और 6 एलिमेंट हैं। अब जिस सेट में भी 2 और 6 एलिमेंट है, सेट A उसका सबसेट है। जैसे A में हमारे पास 2 और 6 है, B में भी 2 और 6 है। इट मींस जो A है वो B का सबसेट हुआ। ऐसे ही A जो सेट है हमारे पास, ये C का भी सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 ये रहा और 6 ये रहा। A 8 का नहीं है। अब हम सेट B की बात करते हैं। सेट B में है 2 4 6, C में भी 2 4 6। इट मीन जो सेट B है वो हमारे पास सबसेट है C का, और B सेट और किसी का सबसेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2 4 6 है, इसके अंदर 4 नहीं है। ठीक है। C सेट किसी का भी नहीं है। C सेट में है 2 4 6 8 और किसी भी सेट में ये चारों एलिमेंट नहीं है। इट मीन C इज नॉट अ सबसेट ऑफ एनी सेट। ठीक, A B हो गया, C हो गया। अब D की बात करते हैं। जो D है, D सबसेट B का भी है, D सबसेट C का भी है और D सबसेट A का भी है। क्योंकि D में कितने एलिमेंट है? 1 6, तो 6 इसमें भी है तो इसका भी सबसेट हुआ, 6 इसमें भी है तो ये इसका भी सबसेट हुआ, 6 इसमें भी है तो इसका भी ये सबसेट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये 6 पार्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये 6 पार्ट दिए। हमें ये बताना है, सबसे पहले तो हमें बताना है कि ये पार्ट जो है ये ट्रू है या फॉल्स है, और फिर उसके बाद हमें उसका रीजन भी देना है। ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। तो स्टार्ट करते हैं। नोट करिए, पहला पार्ट है हमारे पास, x कोई एलिमेंट है। ध्यान से देखना, x इज एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू A एंड x, और A जो सेट है वो B में बिलोंग कर रहा है। ध्यान रखना, X एलिमेंट है जो सेट A में है और जो A सेट है वो B में बिलोंग कर रहा है। तो क्या X B में बिलोंग करेगा? ध्यान से देखना जरा। X इज अ एलिमेंट ऑफ A एंड सेट A इज एलिमेंट ऑफ B। देखिए बिलोंग्स टू का मतलब होता है, ये ध्यान रखना, जहां भी बिलोंग्स टू का साइन बन रहा है उसका मीनिंग होता है कि ये जो भी लिख रहा है वो इसका एलिमेंट है। तो अगर x A का एलिमेंट है और पूरा सेट A वो B का एलिमेंट है, तो क्या x B का एलिमेंट होगा? देखिए बिलोंग्स टू में नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। अब ये फॉल्स क्यों है? देखिए जब भी कोई चीज हमारे पास फॉल्स होती है, मतलब वो सही नहीं है, गलत है, तो उसे हम एग्जाम्पल के थ्रू भी हम शो कर सकते हैं। लेकिन जो चीज ट्रू है, प्रूव्ड है, प्रूफ है, तो उसके लिए पूरा हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना होता है। वहां पर एग्जाम्पल से बात नहीं चलती है, क्योंकि जो चीज सही है वो सभी के लिए सही होनी चाहिए। अब जो चीज, मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो वो आप एक एग्जाम्पल से भी दिखा सकते हो कि इसने जब ये एग्जाम्पल ही सेटिस्फाई नहीं किया तो ये ट्रू कैसे हो सकती है। लेकिन बट अगर वो ट्रू है तो सभी, उसमें हर तरह का एग्जाम्पल देना मुश्किल है, तो इसलिए उसका जनरल वे में हम करते हैं उसको। अभी आप देखिए ये फॉल्स है, तो यहां पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ कर देंगे। जरा ध्यान से देखना। मान लीजिए
एक्स बिलोंग करता है ए में, हमने मान लिया वन एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग करता है, ठीक है। या हम लेते हैं लेट, हमने सेट ए लिया, एक एलिमेंट है इसके अंदर वन, और जो एक सेट बी है, बी के अंदर क्योंकि ए बिलोंग कर रहा है बी में, तो इसके अंदर हमें ए तो लिखना ही पड़ेगा, साथ में एक एलिमेंट और लिख दीजिए कोई सा भी, ठीक है। देखिए एक सेट हमने ए लिया जिसके अंदर हमने एलिमेंट, कितने भी एलिमेंट ले सकते हो, तो छोटे से छोटा एग्जांपल बनाना चाहिए। एक एलिमेंट है हमारे पास, एक सेट है हमारे पास जिसके अंदर वन एलिमेंट है, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो ए है वो बी में बिलोंग कर रहा है, तो हमने ये बी ले लिया और बी के अंदर हमने ए सेट को ऐसा का ऐसा ही रख दिया कर्ली ब्रैकेट के साथ। ये अब हमें देखना है वन बी में बिलोंग करता है नहीं करता, ध्यान से देखिए जी, वन बिलोंग कर रहा है ए में, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है। एंड ए बिलोंग कर रहा है बी में, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई, क्योंकि देखिए ये रास्ते के अंदर, लेकिन जो वन है वो बी में बिलोंग नहीं कर रहा, देख लीजिए वन बी में बिलोंग नहीं कर रहा। अब आप सोचोगे वन तो लिख रहा है तो बिलोंग तो करेगा नहीं, इसके ऊपर सिंबल जो सेट का साइन बना हुआ है, वन बिलोंग नहीं कर रहा है ए के अंदर, ये बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स है हमारे पास, नोट कर लेना। अब सेकंड पार्ट है, एक सेट है ए जो बी का सबसेट है, और एक सेट है बी जो सी में बिलोंग कर रहा है, तो क्या ए सी में बिलोंग करेगा, देखते हैं। एक सेट है हमारे पास ए जिसके अंदर एलिमेंट हमने लिया वन, एक सेट है हमारे पास बी जिसके अंदर हमने एलिमेंट लिया वन और टू, ये ध्यान रखना बी बिलोंग कर रहा है सी में, और एक सेट हमने लिया सी जिसमें देखो ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ध्यान रखना। अच्छा पहले ये बताना ट्रू या फॉल्स है, तो ये हमारे पास फॉल्स है, उसका एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, देखिए ए बी का सबसेट है, इट मींस ए के सभी एलिमेंट बी में हैं। देख लीजिए जो मैंने एग्जांपल लिखा है, ए है वन, बी है 1,2, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, क्लियर है, ए का एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है। अब जो सी सेट है उसमें बी बिलोंग कर रहा है, तो इट मींस ये जो 1,2 है विद कर्ली ब्रैकेट, विद ब्रैकेट सी में जाएगा, और एक एलिमेंट हमने ले लिया 3। मैंने ये 3 एग्जांपल लिए हैं ए बी और सी का। अब हम देखते हैं कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। देखिए ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, तो क्लियर है ए बी का सबसेट है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन में वो बोल रहा है कि बी जो सेट है वो सी के अंदर बैठा हुआ है, देखिए बी में एलिमेंट है 1,2, ये रहा सी के अंदर, तो जो हमारी कंडीशन है बी बिलोंग टू सी वो भी है। अब हमें देखना है क्या ए सी में है, ए सी में बिलोंग कर रहा है या नहीं, तो ए तो 1 है और 1 विद ब्रैकेट इसमें नहीं है, तो जो ए है, ए मींस जो हमारे पास एलिमेंट है 1, ये बिलोंग नहीं कर रहा है सी में, इट मींस ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी। देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि ये 1 जो है वो 2 के साथ में ब्रैकेट के अंदर, तो ये अगर ए सी के अंदर होगा तो अकेला 1 होगा ब्रैकेट के अंदर, ये ध्यान रखना, ब्रैकेट का बहुत बड़ा खेल है इसके अंदर। तो वीडियो को पॉज करके आप इन्हें फटाफट नोट करिए, फिर उसके बाद हम थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास, ये दोनों फॉल्स हो गए हैं। अब आप देखिए ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो क्या ए सी का सबसेट है? देखिए ध्यान से देखना, पहले ये ट्रू है प्रॉपर्टी हमारे पास, सबसे पहले तो क्यों है, जब ए बी का सबसेट है, सबसेट का मतलब क्या होता है कि इसके सभी एलिमेंट इसके अंदर हैं, सबसेट मतलब छोटा सेट। जब ए बी का सबसेट है मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में है, और बी सी का सबसेट है तो बी के सभी एलिमेंट सी में है। ए सी का सबसेट है तो हमें देखना देन, मतलब क्या ए के सभी एलिमेंट सी में है। अगर हम कर्ली ब्रैकेट के वेन डायग्राम के हिसाब से अगर हम देखें तो ए तो बी के अंदर है, ध्यान से देखना, ए इज
सबसेट ऑफ बी, तो बी बनाएंगे उसके अंदर ए बनाएंगे, ए हो गया ये बी हो गया, ठीक क्लियर है। बी सी का सबसेट है तो बी को सी के अंदर बनाएंगे, तो ये बन गया, ये सी हो गया। अब मुझे बताओ क्या ए सी से बाहर है? ए तो बी के अंदर है, पहली कंडीशन, बी सी के अंदर है, दूसरी कंडीशन, क्या ए सी के अंदर है? देख लो ए जो है वो सी के अंदर है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी जो भी ये लिखी हुई है ट्रू है, ये हमारा क्वेश्चन। तो अब इसका हम एग्जांपल तो नहीं देंगे, सीधा जनरल वे में प्रूफ करेंगे। अब आप देखिए, लेट, ध्यान से देखना, लेट एनी एक्स बिलोंग्स टू ए, एनी का मतलब है ए का कोई सा भी एलिमेंट उठा लीजिए, ठीक है। तो अब जो एक्स ए में है, देखो सिंस एक्स ए में है तो पक्की बात है एक्स बी में होगा, 100% होगा। क्यों? क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ बी, ये हमें गिवन है। अब दोबारा ये जो ए का एलिमेंट बी में सारे आ गए, सारे का मतलब हमने क्या लिया था? एनी एलिमेंट, मतलब कोई सा भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 सभी को एक एक करके हम ए के सभी एलिमेंट बी में दिखा सकते हैं। अब आप देखिए, अब जब एक्स बी में है, यहां प्रूफ कर दिया हमने, तो इंप्लाइज दैट एक्स सी में भी होगा। क्यों भाई? क्योंकि बी जो है सी का सबसेट है, ए सबसेट ऑफ बी, तो ए के एलिमेंट बी में है, बी सबसेट ऑफ सी, तो बी के एलिमेंट सी में। अब आप देखिए, स्टार्टिंग में एक्स कहां था? स्टार्टिंग में एक्स ए में था, और वो लास्ट में कहां पहुंच गया? सी में पहुंच गया। इसका मतलब, और यहाँ क्या लिख रहा है? एनी। हमने एक एलिमेंट उठाया ए का, वो सी में चला गया, ऐसे दूसरा एलिमेंट उठाऊंगा वो भी सी में चला जाएगा, तीसरा एलिमेंट उठाऊंगा वो भी सी में चला जाएगा। तो बारी बारी से सभी एलिमेंट ए के सी में चले जाएंगे, और जब ए के सभी एलिमेंट सी में चले जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? ए इज सबसेट ऑफ सी। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, इफ ए इज, अब ध्यान से देखना, ए सबसेट बी का नहीं है, इसका मतलब हुआ कि ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं है, यहां पर सी आएगा। और ए देख लेते हैं एक बार, ये फोर्थ पार्ट है, ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ बी, इज नॉट सबसेट ऑफ सी। यहां ध्यान से देखना जरा, ये क्या बोल रहा है? ए बी का सबसेट नहीं है, मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं है। बी सी का सबसेट नहीं है, मतलब बी के सारे एलिमेंट सी में नहीं है। देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, मतलब ए के भी सभी एलिमेंट सी में नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो सी में ना हो सकता है। तो ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? देखो ये दोनों तो हमारे पास है, ये बोल रहा है कि ए जो है, देखो हमें कॉन्सेंट्रेट करना है थर्ड वाली कंडीशन पर, क्योंकि रिजल्ट यही है। देन का मतलब होता है, इफ देन का मतलब होता है देन से पहले वाला हमें गिवन है और हमें देन के बाद वाला देखना है क्या वो है या नहीं है। हमने लिखा फॉल्स, मतलब हम ये कह रहे कि गलत है, तो फिर सही क्या है? सही इसका मतलब ये है। तो वो बोल रहा है ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, हम कह रहे हैं यस ए इज सबसेट ऑफ सी, तो ये फॉल्स है इसका मतलब हमारे अकॉर्डिंग फॉल्स है। एग्जांपल दीजिए, अब हम एग्जांपल देते हैं, देखिए ध्यान से जरा। मान लीजिए एक सेट ए है हमारे पास, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2। एक सेट है हमारे पास बी, जिसके अंदर एलिमेंट है 2, चलो 2 और 3। एक सेट है हमारे पास सी, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 4। अब जरा मुझे बताइए, क्या ए के सभी एलिमेंट बी में है? नहीं है, नहीं है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई, ये दो कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बाद ये रिजल्ट आया है, तो ये दोनों को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। सेकंड में वो क्या बोल रहा था? वो ये कह रहा था हमसे कि बी इज सबसेट नॉट सबसेट ऑफ सी, तो बी के सभी एलिमेंट सी में नहीं है, क्योंकि इसमें 2 तो है बट 3 नहीं है। तो बी सी का सबसेट नहीं है, तो दूसरी कंडीशन की सेटिस्फाई हो गई हमारे पास। अब हमें देखना है
क्या ए सबसेट है या नहीं है सी का? तो ये ए में एलिमेंट है 1 और 2, सी में भी एलिमेंट है 1 और 2, इट मींस ए इज सबसेट ऑफ सी। ये बोल रहा था नहीं है, हमने प्रूफ कर दिया है, इसका मतलब वो गलत था, तो ये हुआ इसका रिजल्ट फॉल्स। सेकंड पार्ट है हमारे, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, x belongs to A and A is not subset of B, then x belongs to B। मतलब x, देखो क्लियर सी बात है, फॉल्स अलग ही नजर आ रहा है। देखो x A में है, ठीक है, x B का सबसेट नहीं है, जब सॉरी A B का सबसेट नहीं है, x belongs to A is not subset of B, then x belongs to B। इसका मतलब ये हुआ भाई, जब A B का सबसेट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि A के सभी एलिमेंट B में नहीं है, ठीक है। और वो ये बोल रहा है क्या x belongs to B, क्या x B में बिलोंग करेगा? नहीं कर सकता, मतलब कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, क्योंकि अगर ट्रू है, अगर कोई प्रॉपर्टी सही है, ट्रू है, तो वो सभी एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 एग्जांपल में सही हो गई और 2 एग्जांपल में गलत हो गई, नहीं। अगर वो सही है तो फिर अगर 50 एग्जांपल भी आप लोगे तो 50 के 50 एग्जांपल्स में वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो आप थीटा की कुछ भी वैल्यू डाल दीजिए, 1 ही आएगा हमेशा। ऐसा नहीं है कि कोई थीटा की वैल्यू ऐसी हो जो आप sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में डालो और 1 ना आए, तो ऐसा है। अब ये अगर है तो सभी के लिए होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि फॉल्स। ध्यान से देखिए, एक हमारे पास सेट है A, जिसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास 1 2 1 ले लीजिए खाली, 1 2 की जरूरत नहीं है, और B हमारे पास सेट है 2 और 3। अब ध्यान से देखिए, 1 बिलोंग कर रहा है A में, ठीक है, ये पहली सेटिस्फाई हो गई कंडीशन हमारी। 1 बिलोंग कर रहा है A में, x बिलोंग कर रहा है A में, हो गई। A इज नॉट सबसेट ऑफ B, कहाँ है A सबसेट B का? इसमें 1 है, इसमें 1 है ही नहीं। क्या x यानी कि जो 1 है, क्या 1 बिलोंग कर रहा है B में? नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये कंडीशन जो इसकी थी ये सेटिस्फाई नहीं हुई, फॉल्स है। नोट कर लेना जरूर। लास्ट पार्ट है हमारे पास, A सबसेट है B का, इसका मतलब क्या हुआ कि A के सभी एलिमेंट B में है, A के सभी एलिमेंट B में है, और एक एलिमेंट X है जो B में बिलोंग नहीं करता, तो ये बोल रहा है क्या वो A में बिलोंग करेगा? जो इसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास लास्ट वाली, ये यहाँ पर है X does not belongs to A। देखिए जरा ध्यान से, A B का सबसेट है, ठीक है, तो A के सभी एलिमेंट B के अंदर है, X बिलोंग नहीं कर रहा B में, तो क्या X A में भी बिलोंग नहीं करेगा? पक्की बात है। क्यों भाई? इसका मतलब क्या हुआ कि A के सभी एलिमेंट B में है, तो क्लियर है जो एलिमेंट B में नहीं है वो A में कैसे हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी A पूरा का पूरा B में बैठा हुआ है, तो A के सभी एलिमेंट तो B में हुए। अब कोई एलिमेंट B में नहीं है तो वो A में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी A ऑलरेडी B के अंदर ही है। अगर हम इसको वेन डायग्राम से देखें, देखिए यहाँ पर ये है A सेट, ये है B सेट, क्योंकि उसने बोला A इज सबसेट ऑफ B। अब एक एलिमेंट है 5, ये B में नहीं है, तो B से बाहर हुआ, तो A में है? नहीं हो सकता ना, A में जब B के बाहर है तो A में कैसे हो सकता है? तो सही है ये बात। अब आप देखिए जरा, मान लीजिए x belongs to A, तो implies that x belongs to B, तो ये ट्रू है, और जो ट्रू होता है उसे हम जनरल करते हैं x के फॉर्म में बनाते हैं हमेशा। x बिलोंग कर रहा है A में, तो x B में जरूर बिलोंग करेगा, क्यों? क्योंकि A इज सबसेट ऑफ B। इसका उल्टा लें अगर हम, कि x B में नहीं है तो x A में भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर क्या कह रहे हो आप कि अगर x A में है तो B में भी होगा, और जब B में नहीं है तो A में भी नहीं होगा। इसका उल्टा रेसिप्रोकल। तो ये हमारे सारे पार्ट्स हैं
वीडियो को पॉज करके आप नोट करिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इज इट ट्रू? ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, एग्जांपल हमें देना है इसके अंदर। ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहले लिखना है ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहली बात तो ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? देखिए पी ए का मतलब है पावर सेट ऑफ ए। मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, पावर सेट किसे कहते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। किसी भी सेट के सभी सबसेट्स को इकट्ठा करो, उसका एक सेट बना दो, वो क्या होता है? पावर सेट। तो इसका मतलब है पी ए का मतलब है ए के जितने भी सबसेट है वो पी ए में है। पी बी का मतलब है पावर सेट ऑफ बी, मतलब बी के जितने भी सबसेट है वो पी बी में है। और ए यूनियन बी का मतलब हो गया कि ए यूनियन बी के जितने भी सबसेट है वो इसमें है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। देखिए क्योंकि ए यूनियन बी हमेशा ए और बी से बड़ा सेट होता है, ध्यान रखना। ए यूनियन बी ए और बी दोनों से बड़ा सेट होता है या फिर बड़े वाले सेट के इक्वल होता है। तो आप ये मानिए कि बड़ा ही सेट होता है। जब बड़ा सेट है तो सबसेट भी ज्यादा बनेंगे इसके, और जब सबसेट ज्यादा बनेंगे तो उसका पावर सेट भी बड़ा बनेगा। तो ये यहां से क्लियर है कि ये फॉल्स है। अब इसका एग्जांपल आप देखिए, मान लीजिए एक सेट है हमारे पास ए जिसके अंदर एक एलिमेंट है ए, सेट बी है हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट है बी। अब आप देखिए पी ए का मतलब है इस सेट के सभी सबसेट बनाने शुरू करेंगे। सबसे पहले सबसेट होता है 5, ये तो हमेशा होता है। और अब इसमें एक ही एलिमेंट है तो एक ही सबसेट बनेगा, यही ब्रैकेट बंद। अब हम बनाएंगे पावर सेट ऑफ बी, तो बी के सारे सबसेट, देखिए बी के जो सबसेट आएंगे एक तो 5 होगा और एक हमारे पास ये खुद बी होगा। इसका सेट बना दीजिए, ये होता है हमारे पास पावर सेट ऑफ बी। हमें क्या निकालना है? दोनों सेट का यूनियन, मीन्स पी ए यूनियन पी बी, पी ए यूनियन पी बी। तो यूनियन का मतलब क्या है? पहले इसके सारे एलिमेंट लिखिए आप, अब दूसरे वाले के जो बचे हुए हैं वो लिख दीजिए। इसमें 5 है, हम लिख चुके हैं, एक सेट हमारे पास है बी, ब्रैकेट बंद। तो ये हमारी LHS आई है, पी ए यूनियन पी बी। अब हम RHS निकालते हैं। तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब वही ए के और बी के सभी एलिमेंट्स लिखने हैं। तो पहले ए के एलिमेंट ए, फिर बी के एलिमेंट हमारे पास आ गए ये सभी। अब हमें निकालना है पावर सेट। तो सबसे पहले आप इसका सबसेट बनाइए, सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। देखिए एक तो आएगा 5, अभी 2 एलिमेंट है तो पहले हम बनाएंगे एक एक एलिमेंट के सबसेट और उसके बाद बनाएंगे 2 एलिमेंट के सबसेट। ये सबसेट आए तो अब इसका पावर सेट क्या आएगा? पावर सेट के अंदर इन्हीं सबको लिख दो। अब बताइए इसमें 3 एलिमेंट हैं और इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो इट मीन्स पी ए यूनियन पी बी इज नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी। देखिए ए यूनियन बी का मतलब देखो, ए यूनियन बी जो होता है ना, ये ए और बी दोनों से मिलके बना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो ए यूनियन बी है, या तो ये दोनों सेट से बड़ा होगा, मतलब ए सेट से भी बड़ा होगा और बी सेट से भी बड़ा होगा, या हो सकता है कि ए और बी में जो सबसे बड़ा सेट है उसके इक्वल हो सकता है। मैक्सिमम ये बड़े ए और बी में जो बड़ा सेट है उसके इक्वल हो सकता है, या फिर दोनों से बड़ा हो सकता है। देखो यहां से इसमें एक एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट है और इसमें 2 एलिमेंट है। तो ए यूनियन बी जो है ना, ए यूनियन बी, ये ए से भी बड़ा है और ये बी से भी बड़ा है। हाँ, अगर मैं इसमें लिख देता बी, तब भी ए यूनियन बी यही आता। तो अब ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया? ए के। मतलब कहने का मतलब ये है कि या तो ए यूनियन बी ए और बी दोनों से बड़ा होगा, या उन दोनों में जो बड़ा सेट होगा उसके इक्वल हो सकता है किसी के। ऐसे ही इंटरसेक्शन की अगर हम बात करते हैं, इसमें उल्टा होता है। इंटरसेक्शन जो है ए इंटरसेक्शन बी
या तो ए और बी दोनों से छोटा होगा, या उन दोनों सेट में जो छोटा सेट होगा उसके इक्वल हो सकता है मैक्सिमम बस। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसीलिए यूनियन में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन इंटरसेक्शन में ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा इंटरसेक्शन तो ये ट्रू है, लेकिन मैं इस क्लास में उसे सोल्व नहीं करूंगा। जो अगली वाली क्लास होगी वो हमारी सिर्फ प्रॉपर्टीज की होगी, तो वहां हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड सेट ए बी एंड सी। इसका मतलब हमें यहाँ पर एग्जाम्पल देना है ए बी सी का, और वो एग्जाम्पल ये है कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब होता है कि वो फाई के इक्वल नहीं है। तो मतलब अगर उन दोनों सेट का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन जरूर आएंगे। नॉन एम्प्टी का मतलब होता है कि एलिमेंट कॉमन आएंगे। बट अगर हम तीनों का इंटरसेक्शन निकाले तो वो एम्प्टी सेट आएगा, मतलब फाइव। तीनों में कॉमन कुछ नहीं आएगा, लेकिन दो में कॉमन अगर हम लेंगे तो जरूर आएगा। ऐसे एग्जांपल देखिए, एक सेट है हमारे पास ए, जिसके अंदर है हमारे पास ए बी। एक सेट है हमारे पास बी, इसके अंदर हम लेते हैं बी सी, और एक एलिमेंट हमारे पास सी, इसमें हम लेते हैं सी डी। मैंने एक एलिमेंट कॉमन रखा है, यहां पर रखिए आप ए सी। तो तीन इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन। मतलब ऐसा सेट बनाना है कि कम से कम एक एलिमेंट सब में कॉमन रखना है, सबसे मतलब पेयर में। अब आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालो आप जरा। ए और बी में कॉमन क्या आएगा? बी। इसका मतलब ये फाइव के इक्वल नहीं है, मतलब ये नॉन एम्प्टी सेट है। अब हम निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आएगा सी, ये भी हमारा फाइव के इक्वल नहीं है, मतलब ये भी क्या हो गया हमारा? नॉन एम्प्टी। अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी, इसमें आएगा ए कॉमन, ये भी हमारे पास क्या आ गया? नॉन एम्प्टी। बट अगर हम तीनों में कॉमन निकालें तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन आ रहा हो। तो कितना आ गया हमारे पास? 5। पोज करें, नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। देखिए सर्वे किया हमने 600 स्टूडेंट्स पे, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास यूनिवर्सल सेट। इस चीज का ध्यान रखना, बाद में ये यूनियन बन सकता है, वो बाद की बात है, लेकिन स्टार्टिंग में हम इसे क्या लेंगे? यूनिवर्सल। मैंने पहले भी आपको बताया था। 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। तो लेट A and B are the set of students taking tea and coffee। ठीक है, A and B are the set of students taking tea and coffee, जो चाय, टी और कॉफी ले रहे हैं। तो सर्वे में कितने आपको मिले? 150 were found to be taking tea, means Na equal to 150, 250 taking coffee, 225 sorry, 100 were taking both tea and coffee। इंटरसेक्शन हो गया, both मतलब इंटरसेक्शन 100। Find how many students were taking neither tea nor coffee। ना तो वो टी ले रहे हैं, ना ही वो कॉफी ले रहे थे। मैंने आपको लिखाया था नाइदर का मतलब होता है, देखिए इसे ये भी कहते हैं और इसे हम ये भी कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ा था आपने। डिमॉर्गन्स लॉ में क्या होता है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डिमॉर्गन लॉ से दोनों एक ही बात होती है। इसका फॉर्मूला होता है एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। ये मतलब होता है नाइदर ए नोर बी, ना तो कॉफी ना ही टी। तो अब इस फॉर्मूले से हमारा आंसर आएगा, हमें चाहिए ए यूनियन बी। तो आइए
पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अभी देखिए एन ए की वैल्यू हमारे पास 150, एन बी की वैल्यू है हमारे पास 225, ये इसकी वैल्यू हमारे पास 100, तो ये हमारे पास कितनी आई 275। ये कितना है हमारे पास 275। अब आ जाइए यहाँ पर यूनियन हमारे पास कितना था 600 माइनस एन ए यूनियन बी 275, ये हमारे पास आ गया 325। तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a group of students, 100 students know Hindi, 50 students English and 25 knows both. Each student know either Hindi or English. इसका मतलब हो गया कि each student knows either Hindi or English। इसका मतलब हुआ कि A यूनियन B और यूनिवर्सल दोनों बराबर हैं। इस केस में जहां पर each student जिसमें हमने सर्वे किया, सर्वे वाले सभी जितने भी हमारे उसमें सर्वे के अंदर हमने शामिल किए थे वो सभी कोई ना कोई आंसर दे रहे हैं, या तो हिंदी लैंग्वेज का चाहे इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इसका मतलब जो यूनिवर्सल है वही यूनियन है। सबसे पहली बात, ए एंड बी आर द स्टूडेंट्स नोज हिंदी एंड इंग्लिश को लिख लेना आप। एन ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोज हिंदी 100, एन बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोज इंग्लिश 50, और एन ए इंटरसेक्शन बी बोथ 25। हमें निकालना है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हुआ हमारे पास 100 प्लस 50 माइनस 25, ये आ गया 125। ये यूनियन आया है। ग्रुप का नहीं पता ग्रुप में कितने हैं, हो सकता ग्रुप में से ज्यादा भी हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है each students knows हिंदी एंड इंग्लिश, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एन यूनिवर्सल, यानी कि ग्रुप में कितने आदमी थे जिनसे आपने ये क्वेश्चन पुट अप किया कि आप इंग्लिश लैंग्वेज जानते हो या हिंदी लैंग्वेज जानते हो। तो सभी के अकॉर्डिंग जो है हमें क्या निकालना है एन यूनिवर्सल। तो हम लिखेंगे सिंस each student knows either हिंदी और इंग्लिश, तो देयरफॉर जो एन ए यूनियन बी है वो ही यूनिवर्सल है। तो यूनिवर्सल का आंसर आया 120। सो पॉज करें वीडियो को और नोट करें क्वेश्चन को।